तो हम लोग बात करने वाले थे केल्सन पे, और केल्सन ने विधि का शुद्ध सिद्धांत दिया, ये शुद्ध विधि का सिद्धांत दिया। और जो बेवकूफी के एग्जाम्स होंगे उनमें केवल इतना ही पूछा जाएगा केल्सन के बारे में कि शुद्ध विधि का सिद्धांत किसने दिया। मुख्यतः जे और वो जैसे एग्जामों में, यानी जिसे पीसीएस जे कहते हो आप, ये हमारी दृष्टिकोण से तो एकदम बिलो स्टैंडर्ड एग्जाम है। इसमें कानून की कोई गहरी समझ आपसे पूछी जाती हो बिल्कुल नहीं है, बहुत फौरी क्वेश्चंस होते हैं। आप इसे बहुत बड़ा एग्जाम मानते हैं, ये दूसरी बात है, लेकिन फिर भी आप जब इनके सवालों के और उनके जवाबों के स्तर देखेंगे तो वो बहुत कोई उत्कृष्ट कोटि का बहुत गुणवत्ता युक्त परीक्षा होती हो, ऐसा बिल्कुल ही नहीं। आप पीसीएस जे के पेपर उठा लेंगे तो 3 सवाल मुख्यतः आपको केल्सन के बारे में पूछे गए मिलेंगे। केल्सन किस स्कूल के हैं, तो वो एनालिटिकल स्कूल के हैं, ठीक है। केल्सन कहां के थे, किस जगह के थे, तो वियना, ठीक है, यानी जर्मनी, वहां के थे। तीसरा सवाल, केल्सन ने जो सिद्धांत दिया उसे क्या कहते हैं, तो वो विधि का शुद्ध सिद्धांत ये कहलाता है। अंतरराष्ट्रीय विधि, इसके संबंध में केल्सन के क्या विचार हैं, तो केल्सन अंतरराष्ट्रीय विधि को विधि मानते हैं। अकेले ऐसे प्रमाणवादी विचारक हैं जो अंतरराष्ट्रीय विधि को विधि इसकी मान्यता देते हैं। इसके अलावा केल्सन के बारे में कुछ आपसे जे और वो जैसे एग्जामों में पूछा ही नहीं जाएगा। लेकिन केल्सन सिर्फ इतना नहीं है, अगर आप कानून की हायर स्टडीज में जाएंगे या कानून विषय लेकर आप प्रशासनिक सेवाओं में जाना चाहेंगे तो फिर आपको जूरिस्प्रूडेंस, ट्रॉट, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन, इसकी गहरी समझ होनी चाहिए, क्योंकि फिर जो प्रश्न आपसे किए जाएंगे वे इतने आसान नहीं होंगे जितने आसान आपसे पीसीएस जे जैसे एग्जामों में पूछे जाएंगे। इससे सबसे पहली बात तो ये दिमाग से निकाल देनी चाहिए कि पीसीएस जे कोई बहुत बड़ा एग्जाम है और इससे क्वालिफाई करने वाले लोग कोई देवता है। यूं तो कोई भी एग्जाम क्वालिफाई करने वाला आदमी देवता नहीं होता। सबसे पहली बात तो ये है, कानून इसका यह है कि अगर कोई भी एग्जाम क्वालिफाई करने वाला व्यक्ति देवता होता तो इंटरनेशनली जो इंटेलेक्चुअल की परिभाषा, डेफिनेशन मान्य है, उसमें इन नौकरशाहों को शामिल किया गया होता। जो इंटरनेशनली इंटेलेक्चुअल की एक्सेप्टेड डेफिनेशन है उसमें वकील तो हैं, उसमें शिक्षक तो हैं, उसमें पत्रकार तो हैं, उसमें डॉक्टर्स तो हैं, उसमें साहित्यकार तो हैं, लेकिन कोई आईएएस, कोई न्यायाधीश ये उसमें नहीं है। आप जिनके नाम जानते हैं नेशनली, इंटरनेशनली, उनमें से बहुत कम, एक आध को छोड़कर न्यायाधीश नहीं है। वे अधिकांश विधि के शिक्षक हैं और अधिकांश वे अधिवक्ता हैं। इसलिए ये दिमाग से गलतफहमी निकाल दीजिए कि जो जे हो गया वो हो गया, न तो जे वो हो गया न कुछ हुआ है। हां, ये आपका अपने चुनाव का विषय है। आपको लगता है सुविधा युक्त जीवन ये मेरे जीवन का लक्ष्य है, आप करिए तैयारी, किसने रोका है, आप करिए, हो जाइए। तो एक सुविधा युक्त, ठीक है, निश्चित जीवन की प्राप्ति ये पीसीएस जे जैसे एग्जामों से होती है, लेकिन इससे ज्यादा कुछ भी पीसीएस जैसे प्राप्त नहीं होता। इससे ज्यादा की अपेक्षा है तो फिर आपको पीसीएस जे छोड़कर कुछ और करना पड़ेगा, लेकिन वहां सब कुछ अनिश्चित है।
वो मिलेगा आपको, नहीं मिलेगा, ये जानकारी नहीं है। वो ज्यादा चैलेंजिंग है, और जो ज्यादा चैलेंजिंग होगा, जो ज्यादा चुनौतीपूर्ण होगा, वो ज्यादा फलदायी ये भी होगा। जिस काम में जितना रिस्क है, वो काम उतना ही सुखदायी ये भी होता है। तो ये आपको तय करना है कि हमें क्या बनना है। लेकिन दिमाग से ये बिल्कुल निकाल दीजिए। हमें बड़ा आश्चर्य होता है जब हम देखा करते हैं, बोले ये पीसीएस जे हो गए, सेल्फी डालना है। अरे तो हो गए तो हम क्या करें? ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ विधि से अपनी वृत्ति, अपनी जीविका कमाने वाले आदमी हो गए। ये विधि क्या है इसकी व्याख्या करने वाले व्याख्याकार नहीं हुए। और वो व्याख्याकार जो ये बता रहा है कि कानून क्या है, वो कैसे बन रहा है, ठीक है, उसकी विधि मान्यता का आधार क्या है, लोग उसके पालन की मनोवृत्ति में क्यों हैं, ये आदमी ज्यादा महत्व का है बनिस्बत उस आदमी के जो इसका उपयोग करके रोटी कमा रहा है। तो सबसे पहली बात तो यही दिमाग में रखें कि अगर आप जुडिशियल एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तब तो केल्सन के बारे में इतना जानना पर्याप्त है कि सब वो विधि के शुद्ध सिद्धांत के प्रतिपादक है, अंतरराष्ट्रीय विधि को सही अर्थों में विधि मानते हैं, ठीक है, और वे प्रमाणवादी विचारक ये कहलाते हैं, शुद्ध विधि के सिद्धांत के जनक, बस। लेकिन इससे ज्यादा की बात करनी है तब तो डेफिनेटली केल्सन को गहराई से समझना होगा। हमने आपसे कहा था विचारक कोई हो, उसके सामने 3 समस्याएं हैं, और प्रत्येक विचारक ने अपने दृष्टिकोण से उन समस्याओं पर सोचा है, और प्रत्येक विचारक ने अपने दृष्टिकोण से उन समस्याओं का उत्तर देने की कोशिश यह की है। पहला सवाल, कानून क्या है? दूसरा सवाल, कानून की विधि मान्यता का स्रोत क्या है? और तीसरा सवाल, कानून वैध क्यों माना जाता है, लोग उसका पालन क्यों करते हैं? ये 2-3 सवाल हैं जिनका उत्तर प्रत्येक विचारक देने का प्रयत्न ये करता है अपने अपने ढंगों से। प्रमाणवादी वो भी इसका उत्तर दे रहे हैं, प्रकृतिवादी वो भी इसका उत्तर दे रहे हैं, ऐतिहासिक विचारधारा के लोग वो भी इसका उत्तर दे रहे हैं, यथार्थवादी वो भी इसका उत्तर दे रहे हैं, समाजशास्त्रीय विचारधारा के वे भी इसका उत्तर दे रहे हैं। लेकिन हर विचारक के, हर व्यक्ति के विचार करने का ढंग ये अलग होता है, इसलिए सबके उत्तरों में भिन्नता है। उत्तर सब इन्हीं बातों का दे रहे हैं, लेकिन सबके उत्तरों में भिन्नता है, और उत्तरों में भिन्नता का कारण उनकी विचार की पद्धति है। लेकिन उनमें से एक भी अनइम्पॉर्टेंट नहीं है। अनइम्पॉर्टेंट परीक्षा के दृष्टिकोण से हम नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि परीक्षा के दृष्टिकोण से तो विषयों को पढ़ना ही नहीं चाहिए। मेरी अपनी मान्यता यह है, परीक्षा तो बाय प्रोडक्ट, आप पढ़ेंगे तो परीक्षा तो क्वालिफाई होनी ही है। अध्ययन ज्ञान के लिए होना चाहिए, अध्ययन परीक्षा क्वालिफाई करने के लिए नहीं। वो तो बायो प्रोडक्ट है, वो तो हो ही जाएगा। लेकिन आप परीक्षा क्वालिफाई करने के लिए अध्ययन करते हैं, इसलिए अध्ययन के बावजूद विषय आपको आता ही नहीं, ठीक है, विषय की कोई जानकारी आपको नहीं। आप परीक्षा क्वालिफाई तो कर चुके हैं, लेकिन
विषय की जानकारी जीरो है। नाम नहीं लेंगे, लेकिन हम ऐसे बहुत से प्रशिक्षु ट्रेनीज लोगों को देखते हैं, तो परीक्षाएं तो क्वालिफाई कर ली उन्होंने, तो उन्हें जो सीखना चाहिए कायदे में, वो तो व्यवहारिक तौर पर काम कैसे होता है ये सीखना चाहिए। लेकिन वो वहां बैठे ऐसे नोट्स बना रहे होते हैं जैसे आप, इसका मतलब विषय पर भी कोई जानकारी नहीं। इसका अर्थ तो ये निकला, ठीक है। और उसका कारण यह है कि आप परीक्षाओं को उत्तीर्ण करने के लिए विषयों का अध्ययन कर रहे हैं। जितने विचारक, सारे के सारे विचारक अपने ढंग से इन 3-4 प्रश्नों का उत्तर यही देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनमें से एक एक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबने कानून की कुछ विशेषताओं को उजागर किया है जब उन्होंने इन उत्तरों को देने का प्रयत्न ये किया है। ये सही है कि सामान्य तौर पर कानून संप्रभु का समादेश होता है, यह भी सही है कि सामान्य तौर पर कानून का पालन लोग डर में करते हैं, यह भी सही है। लेकिन यह एकदम सही नहीं है, क्योंकि कानून का पालन इसलिए भी लोग करते हैं क्योंकि वो सुखद जीवन को उपलब्ध कराता है, वो एक अच्छी बात कहता है, उसका आदर्श से कोई संबंध है, वो मनुष्य की आत्मा को संतुष्ट करता है। कानून का पालन इसलिए भी लोग करते हैं, और कानून का पालन वे डर के कारण करते हैं, यह बात बहुत ठीक नहीं है। जितनी कानून और व्यवस्था आप देखते हैं, उनमें दांडिक विधियों का हिस्सा ये तो बहुत कम है। आप सारी विधिक व्यवस्था पर दृष्टि डालें तो आईपीसी तो एक इंस्टीट्यूट है। अन्य दांडिक विधियां जो विशेष विषयों पर निर्मित हो गई, ठीक है, आपका दहेज प्रथा, ठीक है, दहेज प्रतिषेध अधिनियम, ठीक है, आपका भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, वेश्यावृत्ति निरोधक अधिनियम, ठीक है, इन सब दांडिक विधियों को आप मिला भी ले तो भी उन विधियों के मुकाबले जिनमें कोई दंड का प्रावधान नहीं है, ये विधियां विधियों के बहुत थोड़े से हिस्से को निर्मित करती हैं, ठीक है ना। तो ये कहना कि विधि की वैधता का आधार सिर्फ डर है, ठीक है, सिर्फ डर व्यक्तियों को कानून के पालन की प्रेरणा दे रहा है, ये बात अपने में एकदम ठीक नहीं है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ये बात एकदम गलत हो, आंशिक तौर पर ये ठीक भी है, लेकिन पूर्ण रूपेण ये ठीक नहीं है। पूर्ण रूपेण तो बात यह कि विधि का पालन आवश्यकता के अनुसार ये भी होता है, आवश्यकता के कारण ये भी होता है, ठीक है, क्योंकि जो सामाजिक अपेक्षा है, जो सामाजिक जरूरत है, जो सामाजिक आवश्यकता है, उसको विधि के माध्यम से संरक्षण और विधि के माध्यम से उसकी पूर्ति का प्रयास ये चलता है, इसलिए भी लोग उसका पालन करते हैं। दहेज को खत्म होने की जरूरत है तो दहेज प्रतिषेध अधिनियम का पालन हो गया, ठीक है, निर्माण हो गया, हालांकि खत्म नहीं हुआ, वो एक अलग बात है, लेकिन जो अपेक्षित है वो करने का प्रयत्न कानून के माध्यम से होता है, और चूंकि वो अपेक्षित है इसलिए लोग उसका पालन करना प्रारंभ कर देते हैं, ठीक है। विधि का संबंध आदर्शों के संरक्षण से होता है, इसलिए भी लोग विधि का पालन करते हैं। तो पूर्ण रूपेण सत्य ये हो कि सब विधि का पालन लोग दंड के भय से करते हैं या दंड के कारण करते हैं,
ये बात पूर्ण रूप में सत्य नहीं है, लेकिन आंशिक सत्य है। और सत्य भले ही आंशिक हो, जब सत्य का अन्वेषण करने का निश्चय आपने किया है, तो सत्य जहां जिस रूप में मिले उसको, ठीक है, अध्ययन करना, उसको जानना आपके लिए जरूरी है। और इसीलिए हम प्रमाणवादी भी पढ़ते हैं, हम प्रकृतिवादी भी पढ़ते हैं, हम यथार्थवादियों को भी पढ़ते हैं, हम समाजशास्त्रीय विचार के लोगों को भी पढ़ते हैं, और हम ऐतिहासिक विचारधारा के लोगों को भी पढ़ते हैं, ताकि एक कंप्लीट विजन कानून के बारे में यह पैदा हो। ठीक है, इसलिए उसका अध्ययन किया जाता है। आपका लक्ष्य परीक्षा है, तो परीक्षाएं आपने उत्तीर्ण कर भी नहीं है, तो भी आप वो नहीं बनेंगे जो युगों तक याद किए जाएंगे। इसलिए तय आपको करना है। ठीक है, अन्यथा जे और वो के लिए तो 3 ही सवाल केल्सन के इंपॉर्टेंट है, बस उससे ज्यादा केल्सन के बारे में पूछते ही नहीं। पीसीएस जे और पीसीएस वो में, बाकी तो पूछेंगे। तो फिर अन्य भूमिकाओं में जब आप पाना चाहेंगे, तब केल्सन के बारे में कंप्लीट जानकारी आपको होनी चाहिए। तो केल्सन पर बात शुरू करें, तो सबसे पहली बात तो यह कि केल्सन भी प्रमाणवादी हैं, और बेंथम और ऑस्टिन भी प्रमाणवादी हैं। बेंथम और ऑस्टिन ये भी जो है उसका अध्ययन करना चाहते हैं, जो होना चाहिए उससे अपनी दूरी ये रखना चाहते हैं। बेंथम ऑस्टिन का भी कहना यह है कि उपयोगी क्या है, विधि जो है, ठीक है, विधि जो होनी चाहिए, इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। इसीलिए चाहे बेंथम हो चाहे ऑस्टिन हो, दोनों ने 2 प्रकार के विधि शास्त्रों की कल्पना की है। एक सेंसोरियल या आलोचनात्मक विधि शास्त्र, दूसरा एक्सपोजिटोरल या व्याख्यात्मक विधि शास्त्र। और उन्होंने व्याख्यात्मक विधि शास्त्र इसे अध्ययन के योग्य माना है, आलोचनात्मक विधि शास्त्र का अध्ययन करना ही नहीं चाहा है, क्योंकि उनका कहना यह है कि विधि शास्त्री के तौर पर विधि क्या होनी चाहिए इससे तो हमारा ताल्लुक ही नहीं है। क्योंकि हम लायर की परिभाषा में आने वाले लोग हैं। लायर की परिभाषा जो उनकी है, उसमें लॉ टीचर, लॉ स्टूडेंट, एडवोकेट एंड जजेस ये सब शामिल है। तो उनका कहना है हमारे लिए तो उपयोगी ये है कि विधि जो है, ठीक है, लेकिन विधि जो है इसका अध्ययन करने के लिए जरूरी यह है कि विधि क्या है यह जाना जाए। भाई तभी तो आप उसका अध्ययन कर पाएंगे। विधि जो है, जब आपको मालूम ही नहीं कि विधि क्या है, तो आप उसका अध्ययन करके चलेंगे। जो है इसके अध्ययन की इच्छा इस आवश्यकता को पैदा करती है कि क्या है इसकी जानकारी प्राप्त की जाए, क्योंकि क्या है ये जाने बिना जो है वो जाने नहीं जा सकता। तो क्या है इसे जानने की कोशिश बेंथम और ऑस्टिन ने की, और अगर उनकी कोशिशों को बहुत सरल रूप में कहा जाए, बहुत विस्तार से तो हम लोग देख चुके हैं, लेकिन अगर बहुत सरल रूप में कहा जाए तो उन्होंने कहा कि विधि संप्रभु का समादेश है, जो अनुशास्त्री से समर्थित है। अनुशास्त्री इसे आपकी भाषा में दंड कहा जाता है, ठीक है, आप इसे दंड कहते हो, अंग्रेजी इसकी पेनाल्टी है, ठीक है। तो विधि संप्रभु का समादेश है जो अनुशास्त्री से समर्थित है, अर्थात दंड से समर्थित है। क्यों बनी? इसलिए ताकि समाज के अधिकतम लोगों को प्रसन्न किया जा सके, उनकी प्रसन्नता को कायम किया जा सके, इसलिए बनी है, ठीक है। क्योंकि बेंथम और ऑस्टिन दोनों ये मानते हैं
कि विधि लोगों की प्रसन्नता को सुनिश्चित करने के लिए बनाई जाती है। बेंथम इस बात को ज्यादा मानते हैं, ऑस्टिन इस बात को थोड़ा मानते हैं, लेकिन मानते दोनों हैं। तो विधि अगर संप्रभु का समादेश है तो संप्रभु ने कौन सा समादेश जारी किया होगा जो उसकी नजर में विधि होना चाहिए, यही तो जारी किया होगा। भाई उसने वो तो समादेश जारी नहीं किया होगा जो होना चाहिए, वो जो नहीं होना चाहिए वो तो समादेश उसने नहीं जारी किया होगा। उसने कौन सा समादेश जारी किया होगा? उसने तो वही समादेश जारी किया होगा जो होना चाहिए। तो ये अध्ययन जो है उसका कहां हुआ? ये अध्ययन तो जो होना चाहिए उसी का हुआ। अब बस केल्सन के आने की भूमिका यहीं से तैयार होने लगती है। हमने कल भी कहा था, जब तक अध्ययन में कमी दृष्टिगोचर नहीं होगी तब तक नवीन प्रगति का रास्ता नहीं खुलेगा, क्योंकि प्रगति असंतोष से पैदा होती है। इसलिए जो समाज प्रगति करेंगे वहां संतोष नहीं दिखाई देगा, लोगों में टेंशन, लोगों में डिप्रेशन, लोगों में एंजाइटी ये दिखाई देगी, क्योंकि वही प्रगति का आधार है। जब तक अधूरापन नहीं होगा तब तक चाहे प्रकृति हो और चाहे मनुष्य, प्रगति नहीं हो सकती। और वैज्ञानिक सिद्धांत इसे प्रतिपादित करते हैं। कल भी हमने कहा था कि तत्व से यौगिक बनने की जो प्रक्रिया है वो तत्व अपनी बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या को पूरा करना चाहता है, इसलिए तत्व से यौगिक बनता है। ठीक है, तो असंतोष ये होना चाहिए। यहीं से केल्सन के आने की भूमिका तैयार हो जाती, क्योंकि बेंथम और ऑस्टिन का अध्ययन अपूर्ण दिखाई देने लगा और उनके अपने मुताबिक अपूर्ण दिखाई देने लगा। वो कहते हैं हम विधि जो होनी चाहिए उसका अध्ययन नहीं करेंगे, विधि जो है उसका अध्ययन करेंगे। तो विधि क्या है ये उनसे पूछा गया, तो उनका संप्रभु का समादेश है जो अनुशासित से समर्थित। ठीक है, अनुशासित से समर्थित। तो उनसे पूछा गया कि विधि अगर संप्रभु का समादेश, तो संप्रभु ने समादेश के तौर पर किसको जारी किया होगा? जो विधि बन गई उसी को ना, जो उसके दृष्टिकोण से होनी चाहिए, यही तो उसने समादेश के तौर पर जारी किया होगा, जिसे आपने विधि ये समझ लिया। तो इसका मतलब यह हुआ संप्रभु के दृष्टिकोण से जो विधि होनी चाहिए आप उसका अध्ययन कर रहे हैं, विधि जो है इसका अध्ययन कहां कर? या तो आप ये बताइए कि संप्रभु जिसको विधि के तौर पर समादेशित करने की इच्छा रखता है वो इच्छा किन तत्वों से मिलकर बनती है, या तो ये भी बताइए, तब तो हम मानेंगे कि हां आप चूंकि तत्वों का भी अध्ययन कर रहे हैं जो संप्रभु को अपनी इच्छा को इच्छित करने में सहयोग करते हैं, इसलिए आपने विधि के उन समस्त तत्वों का, उन सभी अवयवों का जो है उनका अध्ययन कर लिया है। ऐसा तो आप कर नहीं पाए। संप्रभु की इच्छा ये निर्मित होने के पीछे कौन से तत्व हैं ये तो आप बता नहीं रहे। तो फिर आप विधि जो होनी चाहिए उसी का अध्ययन तो कर रहे हैं। कहे भले ही आप ये रहे कि हम विधि जो है उसका अध्ययन नहीं, वो सॉरी उसका अध्ययन कर रहे हैं, विधि जो होनी चाहिए उसका अध्ययन नहीं कर रहे हैं। और ये तो आप लोग भी अपने जीवन में करते हैं। आप कहते हैं कि तुम कहे भले ही ये रहे हो, लेकिन तुम्हारे कहने का मतलब यही है। तो केल्सन का कहना यही है, उन्होंने ऑस्टिन और बेंथम पर जो आरोप लगाया है वो आरोप यही है कि चूंकि संप्रभु अपनी इच्छा के को किन तत्वों के आधार पर निर्मित करता है, इसे बेंथम और ऑस्टिन ने स्पष्ट नहीं किया। तो इससे यही अनुमान लगता है
कि बेंथम और ऑस्टिन का संप्रभु जो उचित समझता है मानव प्रसन्नता को निर्धारित करने के लिए, उसे विधि के रूप में समादेशित कर देता है। तो इस रूप में ये विधि जो होनी चाहिए उसी का अध्ययन हो जाता है। ये विधि जो है इसका अध्ययन नहीं बचता। ठीक है ना। ये केल्सन का पहला आरोप। दूसरा, बेंथम और ऑस्टिन से पूछा गया कि लोग विधि का पालन क्यों करते हैं, तो उनका कहना है कि अनुशास्ति के डर से करते हैं, दंड के डर से करते हैं। ठीक है। तो इसका अर्थ यह निकला, केल्सन का यह भी कहना है कि अगर कोई ऐसी स्थिति पैदा हो जिसमें जो आप दंड कह रहे हैं ये लोगों में भय उत्पन्न न करे, तो फिर स्थिति यह बनेगी कि वे लोग जो आपके द्वारा दिए गए दंड से डरेंगे नहीं। उनके संबंध में विधि अपनी वैधता खो देगी। जैसे आपने किसी को मृत्युदंड दिया और वो बड़ा प्रसन्न हो गया क्योंकि वो जिंदगी से बहुत दुखी था। ठीक है ना। तो वो मृत्युदंड पाने के लिए, यानी खुशी पाने के लिए विधि का उल्लंघन करेगा। तो आपकी ये बात तो गलत हो जाती है कि विधि का पालन लोग डर में करते हैं। फिर तो स्थिति आ गई कि विधि का पालन लोग खुशी के लिए करते हैं, विधि का पालन लोग प्रसन्नता के लिए करते हैं। भाई दो बातें हो सकती हैं। ऐसे बहुत सारे लोग आप पिक्चरों में देखते होंगे कि हम तो जेल में रहना चाहते हैं, हम तो चाहते हैं तुम हम मृत्युदंड दे दो। तो अगर विधि की वैधता का आधार दंड का भय है तो या तो विधि इन लोगों के संबंध में अवैध हो गई, शेष समाज के संबंध में वैध है, या तो यह स्थिति है। और या यह स्थिति है कि लोग विधि का पालन भय के कारण करते हैं। यह बात आपकी गलत है। दो बातों में से एक बात तो गलत है ही। ठीक है। और प्रैक्टिकली हमने कहा अगर सिद्धांत व्यवहार में ठीक नहीं दिखाई देता तो फिर सिद्धांत की शुद्धता ये प्रश्नों के घेरे में आ जाती है। फिर सिद्धांत सिद्धांत के रूप में मान्य थोड़ी होना चाहिए। तो चूंकि दंड में मनोवैज्ञानिक तत्व जुड़ा हुआ है भय के रूप में, जो उसकी सैद्धांतिक शुद्धता को खत्म कर देता है, इस कारण से केल्सन ने कहा कि यह आपके द्वारा किया गया कथन ठीक नहीं है। अब केल्सन ने अपने ढंग से बातों को बताना शुरू किया। ठीक है। तो उन्होंने जो विधि की कल्पना सामने रखी उसे उन्होंने शुद्ध कहा। इसीलिए उन्होंने अपने सिद्धांत को शुद्ध सिद्धांत विधि का कहा है, क्योंकि उन्होंने जो अशुद्धताएं देखी बेंथम और ऑस्टिन ने। ठीक है। अशुद्धताएं क्या देख रहे हैं? एक तो ये कि कानून लोगों की मानव प्रसन्नता को निर्धारित करने के लिए निर्मित होता है। मानव कानून ऐसा जो लोगों को प्रसन्न नहीं कर रहा तो इसका मतलब वो वैध नहीं है। जबकि लोगों मतलब जो वास्तविक स्थिति वो क्या, लोग चाहे प्रसन्न हो चाहे अप्रसन्न हो, कानून एक बार निर्मित हुआ तो वैध ही समझा जाता है। ठीक है ना। तो आपने लोगों को की प्रसन्नता को जो विधायन की कसौटी, विधायन यानी लेजिस्लेशन की कसौटी, इसके रूप में निर्धारित कर दिया। इसके कारण केल्सन का कहना है कि बेंथम और ऑस्टिन का अध्ययन शुद्ध नहीं बचा। आपने विधि के अनुपालन के संबंध में भय के मनोवैज्ञानिक तत्व की जो भूमिका देखी है, वो भय का मनोवैज्ञानिक तत्व विधि को विधि रहने नहीं देता उन लोगों के संबंध में जिन्हें विधि के अपालन से उत्पन्न होने वाले दंड का कोई भय नहीं है। उन लोगों के संबंध में ये विधि की वैधता को
प्रभावित कर देता है। इसलिए केल्सन ने कहा कि आपका सिद्धांत अशुद्ध है, क्योंकि आप विधि के निर्माण की प्रक्रिया ये नहीं बता पाते। विधि के निर्माण की प्रक्रिया अर्थात संप्रभु उस इच्छा को जिसे वो विधि के रूप में समादेशित करेगा, उस इच्छा को निर्मित कैसे करेगा, क्योंकि आप ये नहीं बता पाते, अर्थात विधि के निर्माण की प्रक्रिया नहीं बता पाते। इसलिए आपका सिद्धांत, आपका अध्ययन अशुद्ध है, ऐसा केल्सन का कहना है। और चूंकि केल्सन ने इन तीनों बातों से अलग हटकर यह अध्ययन किया है, इसलिए केल्सन के अध्ययन को विधि का शुद्ध सिद्धांत यह कहा गया है। हमने कहा था ना कि 3 सवाल पैदा होते हैं कि केल्सन ने प्योर जो कुछ कहा उसे प्योर थ्योरी ऑफ लॉ ये कहा क्यों गया। ये केल्सन ने अपने अध्ययन का नाम प्योर थ्योरी ऑफ लॉ ये क्यों रखा, क्योंकि वे कहते हैं कि बेंथम और ऑस्टिन का अध्ययन इम्प्योर है। वो जो कह रहे हैं कि हम विधि जो है उसका अध्ययन करना चाहते हैं, इनफैक्ट उनकी बात शुद्ध नहीं है। ठीक है, ऐसा केल्सन का कहना है। ठीक है, क्योंकि उन्होंने कहा कि बेंथम और ऑस्टिन का जो कथन है ये मूल्य संबंधी कथन बन जाता है। ठीक है, मूल्य अर्थात जो लोगों को प्रसन्नता दे, प्रसन्नता मूल्य है, वैल्यू है। ठीक है, वही कानून है। क्यों? आप कहते हैं कानून का निर्माण लोगों की प्रसन्नता को निर्धारित करने के लिए होता है। ठीक है ना? और आपका जो कथन है वो तथ्य संबंधी कथन है। हमने तथ्य की व्याख्या की थी, हमने कई बार आपसे कहा कि तथ्य का मतलब कानून में क्या लिया जाता है, जिसका अनुभव आपको हो, और अनुभव आप अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से करते हैं। आंख, नाक, कान ये सब आपको अनुभव में सहायता देते हैं। ठीक है ना? बोध हमने कहा था अलग बात है, और अनुभव एक्सपीरियंस अलग बात है। एक्सपीरियंस इस जगत में होता है और बोध आपके अंदर चलता है। ठीक है ना? तो एक्सपीरियंस, अनुभव, ये जिसका होता है उसका होना एक तथ्य है। मेज का होना एक तथ्य। क्यों? आंख मेज को देख रही है, त्वचा मेज को स्पर्श कर रही है, ये कठोर है, इसलिए मेज का होना एक तथ्य है। और इसीलिए भारतीय साक्ष्यज्ञ में परिभाषा दी कि तथ्य क्या है, तो कहता वस्तु, वस्तुओं की अवस्था या वस्तुओं का संबंध जो इंद्रियों द्वारा बोधगम्य। आंख, कान, नाक सब इंद्रिय जो इंद्रियों द्वारा बोधगम्य है। यह मन की, किसी के मन की कोई दशा जिसका भान दूसरे व्यक्तियों को है। ठीक है, तो दूसरों के मन में क्या है ये ज्ञान आपको ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त होता है। जब वो हंसता दिखाई देता है तो आपको पता लग जाता है कि वो खुश है। जब वो रोता दिखाई देता है तो आपको पता लग जाता है वो दुखी है। और खुशी और दुख दोनों मन की अवस्थाएं हैं। इनका भान चूंकि दूसरे व्यक्तियों को हो गया, इसलिए ये खुशी, ये दुख एक तथ्य बन गया एविडेंस की भाषा में। अगर इसका भान दूसरे व्यक्तियों को ना होता तो ये एविडेंस की भाषा में तथ्य नहीं होता। ऐसा बहुत बार होता है, आदमी दुखी होता है लेकिन किसी को पता नहीं होता, आदमी खुश होता है लेकिन किसी को पता नहीं होता, तब वो एविडेंस की भाषा में एक तथ्य नहीं है। ठीक है ना? तो केल्सन का कहना है कि बेंथम और ऑस्टिन ये विधि के संबंध में जो कथन कर रहे हैं वो एक मूल्य आधारित कथन है। वो कहे भले ही रहे हैं कि हमारा कथन मूल्य आधारित नहीं है, अर्थात जो है हम वही कह रहे हैं। मूल्य आधारित कथन यानी मूल्य के मुताबिक जो होना चाहिए वो मूल्य आधारित कथन का मतलब, आधार का मतलब तो यही हुआ। तो केल्सन कहते हैं कि बेंथम ऑस्टिन ये कह जरूर रहे कि हम मूल्य आधारित कथन नहीं कर रहे, बल्कि इनफैक्ट जो है उसी का कथन कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में वे मूल्य आधारित कथन ही कर रहे हैं। वास्तव में वे मूल्य आधारित कथन कर रहे हैं। ये कैसे और किस आधार पर केल्सन कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि आप कहते हो कि विधायन का लक्ष्य क्या है, विधि निर्माण का लक्ष्य क्या है, संप्रभु ठीक है विधि को निर्मित क्यों करता है? लोगों की प्रसन्नता सुनिश्चित करने के लिए। प्रसन्नता क्या है? मूल्य।
इसका मतलब विधि अगर लोगों की प्रसन्नता को सुनिश्चित न करे तो वो विधि नहीं है। तो आप कहते भले ही हो कि हम जो है उसका अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन आप वास्तव में मूल्य आधारित अध्ययन यही कर रहे हो, आप सही अध्ययन नहीं कर रहे हो। दूसरा वो कह रहे बेंथम और ऑस्टिन का जो अध्ययन है, ये कहे भले ही वो रहे हैं कि ये तथ्य के रूप में हम नहीं कर रहे हैं, तथ्य यानी उस रूप में कि ये दूसरों को, ठीक है, क्या अनुभव होता है उस आधार पे हम नहीं कर रहे हैं, बल्कि जो है ये लोगों को क्या अनुभव होता है नहीं होता है, इससे कोई ताल्लुक नहीं। तभी तो आप जो है उसका अध्ययन कर रहे हो। अगर सही अर्थों में जो है इसका अध्ययन आप कर रहे हो तो वो लोगों को क्या अनुभव होता है, क्या अनुभव नहीं होता, इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, वो तो है ही, लोगों को अनुभव हो या लोगों को अनुभव ना हो, ठीक है, तब जो है का अध्ययन हुआ ना। वो कहते हैं कि आपका तो ऐसा है नहीं। आप कहते हैं विधि कब है, जब वो लोगों को डराए और डराकर उनमें विधि के अनुपालन की प्रेरणा पैदा कर दे, तब है ना विधि। ठीक है, तो डर अगर उनमें पैदा न हुआ, ठीक है, तो विधि कहां बचेगी, तो नहीं बचेगी। भाई हमने आपसे कहा कि हम आपको जेल बंद कर देंगे, आप और खुश हो गए। आप तो कहते हैं डर प्रेरणा पैदा करता है विधि के अनुपालन की, और हमने कहा कि विधि का पालन नहीं करोगे तो हम आपको जेल भेजेंगे। आपने और विधि तोड़ दी क्योंकि आप जेल जाना ही चाहते थे। ठीक है, तो विधि ने तो अपनी वैधता खो दी। तो ऑस्टिन बेंथम का जो अध्ययन है केल्सन के मुताबिक वो मूल्य आधारित है और वो तथ्य संबंधी कथन है। तथ्य संबंधी अर्थात, ठीक है, कि वो लोगों की मान्यताओं पर आधारित है, लोगों को उस रूप में अनुभव हो जिस रूप में उसके होने की बात की गई है, तब तो वो विधि है। अर्थात वो लोगों को डराए और डर के कारण उनमें प्रेरणा पैदा करते उसके अनुपालन की, तब तो वो कानून है, अदरवाइज वो कानून नहीं है। और ये स्थिति नहीं है, क्योंकि जब हम समाज में देखते हैं तो कानून का लोगों की जो मान्यताएं हैं कानून के संबंध में, ठीक है, उनका कोई मतलब नहीं है। कानून के कानून होने में, कानून तो कानून है ही, लोग उससे डरते हैं नहीं डरते, इस सब से कोई मतलब नहीं। इसका मतलब यह हुआ कि बेंथम और ऑस्टिन के सिद्धांत में कमी है। ठीक है, तो फिर केल्सन ने कहा कि अब बेंथम ऑस्टिन ने तो यह बताया कि विधि संप्रभु का समादेश है, और उसके कारण से, उनके द्वारा यह बताए जाने के कारण से ये कमियां दिखाई देने लगी। तो अब केल्सन बताएंगे कि कानून क्या है। ठीक है, क्योंकि कमी आ गई ना। अब जब कमी आ गई तो आगे केल्सन अपनी बात शुरू करेंगे कि उनके मुताबिक कानून क्या है, कमी उसमें भी आएगी। ठीक है, लेकिन फिर भी यहां चूंकि कमी आ गई तो अब केल्सन का अध्ययन शुरू होता है। केल्सन ने कहा कि विधि, इसको जब हम तय करना चाहें कि कानून क्या है, तो कानून का अध्ययन दो दिशाओं में होना चाहिए। एक तो ये सामाजिक वास्तविकता से मुक्त होना चाहिए, सामाजिक वास्तविकता से मुक्त होना चाहिए, यानी कानून समाज में किस रूप में समझा जा रहा है, कानून का कानून होने से इसका कोई मतलब नहीं। समाज में वो चाहे जिस रूप में समझा जाए, ठीक है, कानून की विधि मान्यता या कानून का कानून होना समाज में उसके प्रति समझ से प्रभावित नहीं है। वो समाज में किसी रूप में समझा जाए लेकिन वो कानून ही रहेगा। पहली बात तो ये, यानी कानून का अध्ययन सामाजिक वास्तविकताओं से मुक्त ये होना चाहिए, और दूसरा ये मूल्य आधारित नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये
किसी भी मूल्य को प्रश्रय देता हो, संरक्षण देता हो या न देता हो, कानून का कानून होने, ठीक है, कानून कानून हो जाए, इसमें मूल्यों की कोई भूमिका नहीं है। ठीक है, कानून कैसे बनता है इसके संबंध में केल्टन की अपनी ही व्याख्या है, और केल्टन ने व्याख्या देते समय कांट से प्रेरणा यह प्राप्त की है। कांट ने सबसे पहले बताया था कि कानून कैसे बनता है, तो कांट ने यह बात कही थी कि कानून, ये इसका जो आधार है वो कहां पाया जाता है? प्रकृति में पाया जाता है। ठीक है, प्रकृति में पाया जाता है, यानी जो नेचर है, जो आपको आपके अनुभव से बाहर है, आप जिसका अपने ज्ञानेंद्रियों से अनुभव नहीं कर पाते। कांट ने, हम लोगों ने देखा था, कांट ने दो प्रकार के संसारों की कल्पना की थी। ठीक है, तो कांट ने दो प्रकार के जगतों की कल्पना की थी। उनका था एक संसार कौन सा है? आपके अंतस का, अंदर का, जिसे उन्होंने बोधगम्य संसार कहा था, और एक इस संसार की कल्पना की थी, और ये कहा था ये संसार कैसा? अनुभव का संसार है। जो बोधगम्य संसार था उसमें उन्होंने कहा था कि कानून इनफैक्ट पैदा होता है, क्योंकि कानून वहीं पैदा हो सकता है। कानून इस अनुभव के संसार में पैदा नहीं हो सकता, और इसका कारण कांट ने बताया था। कांट ने कहा था कि इस अनुभव के संसार में आपको चीजें, वस्तु निज रूप, उसमें अनुभव नहीं होती। यानी वस्तु निज रूप, वस्तु जैसी है आपको वैसी अनुभव नहीं होती, बल्कि वस्तु का अनुभव इस अनुभव के संसार में काहे से प्रभावित होता है? देश, काल और कारणता। आप किसी वस्तु को कहां देख रहे हैं, क्यों देख रहे हैं, किस समय देख रहे हैं, इसके आधार पर वस्तु आपको अच्छी या बुरी ये लगेगी। वस्तु कैसी है स्वयं में, वो अच्छी है या बुरी, इससे आपके देखने का कोई मतलब नहीं होता। वही व्यक्ति आपको एक समय सुंदर लगता है, और उसी व्यक्ति को देखकर एक समय में आपको घृणा पैदा होती है। जब आपसे दोस्ती थी उसकी तो वो अच्छा लगता था, उसकी उपस्थिति प्रसन्नता देती थी, और जब उससे लड़ाई हो गई तो उसकी उपस्थिति आप में वितृष्णा, आप में गुस्सा ये पैदा करती है। स्वयं उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन देश, काल और कारणता ये प्रभाव उत्पन्न कर रही है। इसलिए कांट का कहना है वस्तु निज रूप में जैसी है वैसी इस अनुभवजन्य जगत में नहीं दिखती। इसलिए उनका कहना कि कानून क्योंकि एक महत्वपूर्ण विषय है, इसलिए उसका निर्माण इस अनुभवजन्य जगत में होने नहीं चाहिए। उसका निर्माण उस बोध के संसार में होना चाहिए जहां देश, काल और कारणता ये व्यक्ति के निर्णय को प्रभावित नहीं करती। और बोध के संसार में जो कानून जन्म लेगा उसे ही वो प्राकृतिक विधि कहते हैं, उसे ही वो प्राकृतिक विधि कहते हैं, और उसके अनुरूप विधि बनाने का लक्ष्य या उसके अनुरूप विधि होनी चाहिए, ऐसा सिद्धांत वो प्रतिपादित करते हैं। ठीक है ना? वो ये कहते हैं कि स्वतंत्रता
ठीक है, ये बोध के संसार में है, ठीक है ना। लेकिन इस अनुभवजन्य जगत में स्वतंत्रता आपको तब अनुभव होती है जब उसका हनन होता है। उससे पहले स्वतंत्रता अनुभव नहीं होती। स्वतंत्रता होती है किंतु अनुभव नहीं होती। ठीक है, अनुभव कब होती है? अनुभव तब होती है जब स्वतंत्रता का हनन होता है। लेकिन स्वतंत्रता चूंकि है इसलिए उसका संरक्षण होना चाहिए। और इस अनुभव के जगत में जो कानून है वो स्वतंत्रता के संरक्षण के लिए बनना चाहिए। यानी विधायन का आधार, जो विधायन का आधार है कांट के मुताबिक वो प्रकृति में पाया जाता है। यानी उसके आधार पर विधिक व्यवस्था निर्मित हो रही है, ठीक है ना। लेकिन आधार स्वयं विधिक व्यवस्था में नहीं है, ठीक है। आधार के आधार पर विधिक व्यवस्था निर्मित हो रही, कानून निर्मित हो रहा है, ठीक है। किस पर? एक आधार पर। लेकिन वो आधार कहां है? विधिक व्यवस्था के बाहर है। विधिक व्यवस्था तो अनुभवजन्य जगत में राज्य के द्वारा ये बनाई जाएगी। लेकिन स्वतंत्रता राज्य ने पैदा की ऐसा नहीं है। स्वतंत्रता तो थी, राज्य ने उसका संरक्षण किया। तो राज्य की विधियों का आधार राज्य की विधियों के बाहर हो सकता है, और ऐसा हो सकता है जिसका अनुभव न होता हो, यानी जो दिखाई ना देता हो। यह भी हो सकता है कांट की ऐसी विचार पद्धति है। कांट की विचार पद्धति के आधार पर प्रकृतिवादियों में भी हम लोगों ने देखा था नियो कांटियन विचारक की आए थे। उनमें कौन कौन से? स्टेमलर थे, डेल्वेचियो थे, गुस्ताव रेडब्रक थे, जॉन रॉल्स थे। 4 लोग थे जिन्हें नवकांटवादी कहा गया था। और उन्होंने कांट की विचार पद्धति के आधार पर, ठीक है ना, विधि और विधि के निर्माण की व्याख्या ये की थी। केल्सन भी उसी परंपरा के हैं। बस केल्सन और जो नवकांटवादी प्रकृतिवादी विचारधारा के लोग हैं उनमें फर्क ये है कि नवकांटवादी जो प्राकृतिक विधि के विचारक हैं वो ये कहते हैं कि न्याय, ठीक है ना, न्याय को सुनिश्चित करने के लिए राज्य की विधि बननी चाहिए, ठीक है। बस वो मूल्य परक विचार करते हैं, ठीक है ना। स्टेमलर ने कहा था 2 बातें हैं, एक विधि की संकल्पना है और एक विधि का विचार है, ठीक है। विधि का विचार क्या है? न्याय का विचार है, ठीक है। यानी विधि न्याय को उत्पन्न करने वाली होनी चाहिए। और विधि की संकल्पना, ठीक है, इसके बारे में भी उन्होंने बात की थी। कांट का कहना है कि न्याय ये नहीं, ठीक है। क्यों नहीं? इसलिए क्योंकि न्याय को परिभाषित नहीं किया जा सकता। न्याय क्या है यह नहीं बताया जा सकता। कोई कुछ न्याय बताता है और कोई न्याय कुछ बताता है। इसलिए विधि का न्याय से संबंध होना चाहिए, ठीक है। यह बात स्वीकार नहीं की जा सकती। स्टेमलर ने भी कांट को ही आधार बनाया है, ठीक है। और आपका केल्सन ने भी कांट को ही आधार बनाया है। लेकिन कांट ने विचार जिस ढंग से किया है केल्सन ने सिर्फ उस ढंग को लिया है, बाकी कांट का और कुछ भी नहीं लिया। स्टेमलर ने कांट के विचार की प्रक्रिया और विचार के लक्ष्य दोनों को स्वीकार किया है, क्योंकि कांट विचार जिस ढंग से करते हैं वो ढंग ये है कि वस्तु निज रूप में बोध के संसार में पाई जाती है और
इस अनुभवजन्य संसार में वस्तुओं का ठीक रूप ये देश काल कारणता के कारण अनुभव नहीं होता। कांट के विचार करने की प्रक्रिया ये है, और कांट कहते ये हैं कि जो विचार का लक्ष्य है, ठीक है, वो क्या है? स्वतंत्रता का संरक्षण। ठीक है, विचार का लक्ष्य स्वतंत्रता का संरक्षण है, और स्वतंत्रता के संरक्षण को ही वो न्याय कहते हैं। ठीक है, स्वतंत्रता के संरक्षण, इसे ही वो न्याय कहते हैं। स्टेमलर कांट के विचार की प्रक्रिया और कांट के विचार का लक्ष्य दोनों को स्वीकार कर रहे हैं। वो भी कहते हैं कि कानून में एक आइडिया ऑफ लॉ ये होता है, और आइडिया ऑफ लॉ न्याय का विचार है। यानी कांट के विचार का जो लक्ष्य है वो स्टेमलर ने स्वीकार कर लिया, और विचार का तरीका वो भी कांट का ही ले रहे हैं स्टेमलर। केल्सन के बाद सात फर्क सिर्फ इतना आता है, केल्सन विचार के लक्ष्य को स्वीकार नहीं कर रहे। केल्सन का कहना यह है कि कानून न्याय स्थापित करता है नहीं स्थापित करता इससे मतलब ही नहीं है। कानून न्याय स्थापित करे या न करे इससे कोई लेना देना नहीं, फिर भी वो कानून रहेगा। और न्याय, इसे वो अलग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कांट का कहना है कि न्याय क्या होता है ये तो लोगों की अपनी मनोदशा पर निर्भर है। कानून का व्यवहार में इससे कोई मतलब होता ही नहीं। आप देखें ना, समाज में लोगों को लगता है कि कानून अन्याय पैदा कर रहा है, लेकिन लोगों के लगने का कानून की विधि मान्यता से तो कोई यार मतलब है ही नहीं। प्रमाणवादियों की जो अध्ययन की पद्धति वो तो वैज्ञानिक है, और वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति के आधार पर ही वो अपने अध्ययन को आगे बढ़ा रहे हैं। केल्सन कानून का अध्ययन कर रहे काहे से? वैज्ञानिक पद्धति से। और वैज्ञानिक पद्धति से जब अध्ययन करेंगे तो निरीक्षण और सर्वेक्षण यही तरीका, यही तो अपनाना पड़ेगा। और जब वो निरीक्षण और सर्वेक्षण कर रहे हैं तो समाज में पा रहे हैं कि कानून की विधि मान्यता, इसका न्याय से क्या मतलब? क्योंकि न्याय को यूनिवर्सली एक्सप्लेन्ड ये तो है नहीं, न्याय की कोई सार्वभौमिक परिभाषा यह ही नहीं। कांट स्वतंत्रता को न्याय मानते होंगे, हीगल स्वतंत्रता को न्याय मानते होंगे, लेकिन जेनो, सिसरो, रूसो, ठीक है रूसो तो नहीं, लेकिन जेनो, सिसरो, थॉमस एक्विनास ये तो समानता को न्याय मानते हैं। कोई अन्य किसी चीज को न्याय मान रहा है। ठीक है, हम लोगों ने विचारक पढ़े थे, एडमंड काहन, वो कह रहे थे अन्याय की भावना समाप्त कर देना यही न्याय है। तो न्याय की डेफिनेशन ही तो सबकी अपनी है, और कानून लोगों की समझ के मुताबिक न्याय पैदा कर रहा है या नहीं कर रहा, इसके आधार पर कानून विधि मान्यता प्राप्त करता हो ये तो है ही नहीं। तो कांट का जो अध्ययन का लक्ष्य है उसको उन्होंने स्वीकार नहीं किया, विचार पद्धति केल्सन ने स्वीकार की। और केल्सन ने यह माना है, जब वो कानून का अध्ययन कर रहे हैं तो उन्हें जो दिखाई दिया है वो उन्होंने बताया है। उन्होंने कहा कि कानून वास्तव में मानक है, स्टैंडर्ड है, यह न मूल्यपरक कथन है और न ही यह तथ्य संबंधी कथन है, बल्कि यह एक मानक है। इस निष्कर्ष पर वो कैसे आए? समाज में लगातार सर्वेक्षण और निरीक्षण से। वो कह रहे कानून क्या है? एक विशेष प्रकार का कथन है,
जो एक विशेष प्रकार की अपेक्षा के रूप में व्यक्त हुआ है, जो एक नमूने के तौर पर। तुम्हारे पास किताब तो है नहीं, दिखाओ। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि कानून क्या है? ये एक नमूना है, ये एक स्टैंडर्ड है, ये एक मानक है। मानक, स्टैंडर्ड और नमूने के रूप में ये एक विशेष प्रकार का कथन है जो लोगों के आचरण को विधिमान्य और अविधिमान्य इसे घोषित कर देने की प्रवृत्ति रखता है। इसका इस बात से कोई मतलब नहीं कि इससे लोग प्रसन्न होंगे या इससे अप्रसन्न होंगे, इससे कोई मतलब ही नहीं है कानून का। जैसे कहते हैं ना आपसी बातचीत में कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए, तुम ऐसा करोगे या नहीं ये तुम्हारे ऊपर निर्भर है, लेकिन हमारी अपेक्षा यह है कि तुम्हें यह करना चाहिए। ठीक है ना? यह एक विशेष प्रकार की अपेक्षा है कि आपको ऐसा करना चाहिए, आप वैसा करोगे या नहीं करोगे इससे इस बात का कोई संबंध नहीं है कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए था। कहते हैं ना कि तुम अगर गलत करोगे तो तुम्हारे गलत करने से सही गलत तो नहीं हो जाएगा। तुम्हें दूसरे की मदद करनी चाहिए थी, तुमने दूसरे की मदद की या नहीं की, इसके आधार पर दूसरे की मदद करनी चाहिए सिद्धांत कहां गलत हो जाता है? ये सिद्धांत तो अपने में ठीक ही रहता है। तो केल्सन ने इसी ओर ध्यान दिया है। केल्सन का कहना है कि बेंथम और ऑस्टिन की तरह है, विधि संप्रभु का समादेश जो कि अनुशास्त्री से समर्थित है, अर्थात अनुशास्त्र के भय से लोग जिसका पालन करते हैं, वो नहीं है, वो नहीं है, वो इसलिए नहीं है क्योंकि अगर ये वो है तो अगर लोग अनुशास्त्री से नहीं डरे, ठीक है, तो फिर आपकी बात गलत हो जाती है कि वो अनुशास्त्र के डर में उसका पालन करते हैं। आपने विधि की जो डेफिनेशन दी है वो सैद्धांतिक तौर पर गलत हो जाती है क्योंकि फिर वो डर में पालन नहीं कर रहे हैं। हो सकता है उन्हें वो अनुशास्त्री पाना अच्छा लग रहा हो इसलिए कर रहा हो, और डरे ही नहीं तो हो सकता है उसका पालन ही न करें। लेकिन विधि तो तब भी वैध रहेगी, विधि तो तब भी समाज में रहेगी। लोग हत्या करने से नहीं डर रहे, कर रहे। लोग चोरी करने से नहीं डर रहे, कर रहे हैं। तो क्या 302 गलत हो गई? तो क्या हत्या से संबंधित विधि गलत हो गई? हत्या से संबंधित विधि तो गलत नहीं हुई, और आपके हिसाब से हो जाएगी क्योंकि आप कहते हैं कि कानून क्या है? कानून ऐसा समादेश है जिसका पालन लोग डर में करते हैं। तो लोग कहां डर रहे हैं? तुम कहते हो आजीवन कारावास देंगे, तब भी वो हत्या कर रहे हैं। तो आपके हिसाब से अब ये कानून नहीं बचना चाहिए। कल से ये कहा जाना चाहिए कि हत्या संबंधी विधि अब विधि नहीं बची, ये कहा जाना चाहिए। या फिर आप अपनी परिभाषा में परिवर्तन लाओ, दो बातों में से कुछ तो करो। ठीक है, इसलिए आपकी परिभाषा गलत है। केल्सन ने इस स्थिति का निरीक्षण किया है और बेंथम ऑस्टिन को गलत पाया है। जब गलत पाया तो उन्होंने दूसरा सिद्धांत दिया है। उन्होंने कहा कि विधि स्टैंडर्ड है, मानक है, ये कैसे बनता है, उसकी बनने की प्रक्रिया बताएंगे अभी कि बनता कैसे है। दो बातों का उत्तर आया
कि केल्सन का सिद्धांत विधि का शुद्ध सिद्धांत क्यों कहा जाता है। एक तो इस बात का जवाब ये आया। दूसरा, विधि क्या है, कैसे बनती है, ये एक अभी सवाल बचा है। विधि क्या है? तो केल्सन कह रहे हैं कि विधि मानक है, स्टैंडर्ड है। ठीक है, जैसे स्टैंडर्ड होता है, स्टैंडर्ड के मुताबिक आप काम करो तो भी वो स्टैंडर्ड रहेगा, आप स्टैंडर्ड के मुताबिक काम न करो तो भी स्टैंडर्ड ही रहेगा। स्टैंडर्ड की जो स्टैंडर्डनेस है वो आपके काम करने से प्रभावित नहीं होती। केल्सन ने इस बात को निर्धारित किया है, सदा सत्य बोलना चाहिए। तुम नहीं बोल रहे तो इससे इस सिद्धांत की विधि मान्यता थोड़ी प्रभावित होती है। तो ऐसे ही जब प्रायोगिक तौर पर केल्सन ने लोगों का और समाज का अध्ययन किया है तो उन्होंने बेंथम ऑस्टिन को गलत पाया है, और इसीलिए उन्होंने कहा कि बेंथम ऑस्टिन की बात गलत है। वास्तव में विधि संप्रभु का समादेश नहीं है जो अनुशासित से समर्थित हो, बल्कि कानून एक स्टैंडर्ड है, एक मानक है जो लोगों से अपेक्षा करता है कि वे उसका पालन करें। लेकिन जिस प्रकार स्टैंडर्ड का पालन न करने से स्टैंडर्ड की स्टैंडर्डनेस प्रभावित नहीं होती, ऐसे ही कानून का अपालन भी हो जाए तो भी कानून की जो विधि मान्यता है, उसकी जो वैधता है, वो प्रभावित नहीं होती। ठीक है ना। अब सवाल बचता है कि कानून मानक है, मानक की अंग्रेजी क्या है, स्टैंडर्ड, और मानक किस प्रकार बोला जाता है। मानक तुम्हें सदा सत्य बोलना चाहिए शब्द के साथ बोला जाता है। ठीक है, मानक की विशेषता यह होती है कि वो 8 प्रपोजिशन इसके साथ बोला जाता है। इससे केल्सन चूंकि कहते हैं कि ये मानक है, कानून स्टैंडर्ड है, इसलिए कानून को चाहिए शब्दों के साथ बोला जाएगा हमेशा। हत्या नहीं करनी चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, ये इस तरह से। लेकिन ये चाहिए जो होते हैं, जो 8 प्रपोजिशन होते हैं, यानी जो स्टैंडर्ड होते हैं, ये भी 2 प्रकार के हैं, एक नैतिक, दूसरा विधिक। ठीक है, एक विधिक चाहिए होता है, एक नैतिक चाहिए होता है। तो विधिक चाहिए और नैतिक चाहिए में भिन्नता क्या है? एक तो ये बात, दूसरे ये मानक निर्मित कैसे होता है, ठीक है ना। और तीसरी बात, ये प्राकृतिक विज्ञान जो है, जैसे गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत है कि ऊपर से चीज नीचे फेंको, ठीक है, ऊपर से चीज फेंको तो वो नीचे ही आनी चाहिए। तो एक चाहिए नैतिक है, एक चाहिए प्रकृति के विज्ञान का है, यानी प्राकृतिक विज्ञानों का है, और एक चाहिए वो है जो कानून का चाहिए है। तो कानून का चाहिए, तीनों चाहिए है ना समाज में, तीनों चाहिए दिखते हैं। तो एक विचारक के तौर पर इन तीनों चाहियों को अलग अलग कैसे करें, क्या भिन्नता होती है? तीनों चाहिए है क्योंकि हम एक चाहिए का अध्ययन करना चाहते हैं एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ, और वो एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ हम किस चाहिए का अध्ययन करना चाहते हैं, जिसे केल्सन ने विधिक चाहिए ये कहा है। और विधिक चाहिए उन्होंने किसे कहा? जो लोगों के आचरण के संबंध में जारी हो रहा है, कि लोगों को हत्या नहीं करनी चाहिए, लोगों को चोरी नहीं करनी चाहिए। लेकिन एक समस्या यह है कि लोगों के आचरण के संबंध में नैतिक चाहिए ये भी होते हैं, कि लोगों को सदा सच बोलना चाहिए, लोगों को माँ बाप की इज्जत करनी चाहिए, ये नैतिक स्टैंडर्ड ये भी है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मॉरल स्टैंडर्ड नैतिक चाहिए, लीगल स्टैंडर्ड विधिक चाहिए, एंड द स्टैंडर्ड्स, ठीक है, ऑफ नेचुरल साइंसेस, प्राकृतिक विज्ञानों के जो चाहिए है, इन तीनों के बीच भिन्नता क्या है और ये मानक कैसे पैदा होते हैं, यानी विधि के निर्माण की प्रक्रिया क्या है, इस पर हम लोग बात करेंगे।
अगले क्लास में, और तब हम लोग देखेंगे मूल मानक की एक कल्पना केल्सन की है, और वो मूल मानक की कल्पना किस प्रकार से विधि को उत्पन्न करेगी, बात करेंगे, देखेंगे।